नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम बातचीत करेंगे लोन मार्केट पर और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, सीएफओ अपना पैसा। आपका स्वागत है कार्यक्रम में बलवंत साहब। और व्यूअर्स पार्टिसिपेट करने के लिए प्रश्न हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो moneyguru@zenetwork.com पर आप अपने प्रश्न मेल कर सकते हैं। एसएमएस की डिटेल्स 57575 पर आप भेज सकते हैं। आप कर जरूर पहले मेंशन कीजिएगा और फिर इस तरह से डिटेल्स अपने प्रश्न की इस नंबर पर एसएमएस कर दें। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन सेंट्रिक प्रश्नों को आज हम शामिल करते हैं। आइए पहला प्रश्न हम शामिल करते हैं। ये जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये प्रश्न मध्य प्रदेश से है। ये राजेश जी की तरफ से, राजेश पांडे जी ने प्रश्न भेजा है। इन्होंने बताया कि ये खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं। अब इनको इनफैक्ट इस समय लोन चाहिए और जो इन्होंने बताया है कितना अराउंड अबाउट 5 लाख का इन्होंने मेंशन किया है जो इनको लोन की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने बताया ये रेगुलरली ITRs भी फाइल कर रहे हैं। अब इसको लेकर जानना चाह रहे हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इनकी 25,000 पर मंथ ये बता रहे हैं इनकम जो ये शो कर रहे हैं। बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? इन्होंने बताया ये कारोबार के लिए इनको स्पेसिफिकली चाहिए और लोन की जो रिक्वायरमेंट है ये समहाउ ये जो प्रपोजल लेकर जो मूव करें इसमें आप इनको किस तरह से समझाएंगे? क्योंकि ये जो भी इनका प्रपोजल रेडी करते हैं इसको जहां पर इनका अकाउंट है, जैसे जनरली हम चेक करते हैं, वहां पर इनको मूव करना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब बाकी ऑप्शन तलाशने से पहले। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसा आपने सजेशन दिया कि जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट है, जहाँ पे उनकी बैंकिंग एक्टिविटी है, वहीं पहले अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो बैंक के पास में है, तो बैंक को थोड़ा कंफर्ट आ जाता है। और नॉर्मली सब बैंक जो है वो छोटे जो बिजनेसमैन है उनको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देती है और नॉर्मली लोन जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है या कोई भी असेट उनको एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और चूंकि लोन बहुत बड़ा नहीं है, 5 लाख का ही लोन है, तो वो बैंक के लोग ही शायद उनको ये वो जो फॉर्म वगैरह है वो भरने में मदद कर सकते हैं। परंतु इनका जो पुराने जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो बैलेंस शीट्स वगैरह है वो उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिससे एस्टैब्लिश हो जाए कि ये बिजनेस कर रहे हैं और इनका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है। जी, क्योंकि ये जैसे बता रहे हैं ये ITRs फाइल कर रहे हैं, इनकी एक बैंक के साथ रिलेशनशिप भी है और जितना इनके लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है इनको खास इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब इसको प्रोसेस को आगे मूव करने में? देखिए, अगर इनके पास देने के लिए कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह हैं जो वो एज ए कोलेटरल दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए उनको ये जो 5 लाख का लोन प्राप्त करने में। जी, तो ये इस तहत आप बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट जहां आपका अकाउंट वहां से पहले आप ट्राई करते हुए, जहां आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, इस तरह से ये प्रोसेस को मूव करें और जो फीडबैक मिलता है आप बता भी सकते हैं। बाकी इनफैक्ट छोटे कारोबार के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स रनिंग हैं, तो उनको आप इस तरह से प्रोसेस को आगे मूव कीजिए। अगला प्रश्न हम लेंगे फरीदकोट से, मना लाल जी की तरफ से है। इन्होंने मेंशन किया है कि इनको जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो इनकी सिस्टर की मैरिज है, उसके लिए ये लोन लेना चाह रहे हैं। ये फिलहाल इस समय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही है। आप प्लीज़ बताइए, आपने बताया जो आपकी आय है, आपने कभी किसी प्रकार से कोई ITR फाइल नहीं की है? हाँ सर, लगभग 2 लाख पर एनम है मेरी इनकम। ओके जी। और सिस्टर की मैरिज के लिए मुझे लोन लेना था एक्चुअली। आपने इसको लेकर कहीं भी ट्राई किया? क्योंकि स्पेसिफिकली इस तरह के प्रोडक्ट्स जो मैरिजेस को केटर करें उस तरह के स्पेशली डिजाइन तो नहीं, लेकिन दूसरे और लोन्स के कई ऑफर्स रहते हैं। आपने कहीं अभी तक कांटेक्ट किया, कुछ आपने चेक किया अपनी तरफ से? अभी तक कहीं कोई कांटेक्ट नहीं करा था। एक बार मैं जी बिजनेस देख रहा था तो मुझे लगा कि सलाह लेनी चाहिए यहाँ से। ओके, आप पिछले कितने समय से जॉब में हैं? सर मैं 2010 से हूँ। ओके राइट। इससे पहले कोई लोन लिया आपने? नहीं, इसके पहले कोई लोन नहीं लिया है। बलवंत साहब, आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? इन्होंने बताया ये इनफैक्ट जिस तरह से मैरिज के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उसमें क्या इनको मतलब पर्सनल लोन या फिर किसी सिक्योर्ड प्रोडक्ट के अगेंस्ट लोन, मतलब ये किस तरह से इसको मीट कर सकते हैं? कैसे इसको अचीव करने के लिए आगे बढ़े?
देखिए, मुन्नालाल जी को जो उनकी बहन की शादी के लिए जो लोन चाहिए, तो मेरा सुझाव रहेगा अगर इनके पास सिक्योरिटी देने के लिए है तो सिक्योरिटी के सामने लोन ले तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम पड़ेगी। अगर पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो वो 15 से 22% के आसपास की रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है। और जो पर्सनल लोन है वो नॉर्मली इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में काम करते हो। अगर कंपनी रेप्यूटेड कंपनी है तो आपका लोन मिलने का ज़्यादा चांस है, परंतु अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी देने के लिए है तो आपको लोन थोड़ा आसानी से मिल जाएगा। और जो 2 लाख की इनकम बता रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को लगता है उनको डिपेंडिंग ऑन उनके एम्प्लॉयर का क्या वो जो क्लासिफिकेशन है 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में लोन मिल सकता है 4 साल के लिए। जी, तो ये इस तरह से इसको प्रक्रिया को आप मूव करें। इसमें बलवंत साहब आप इनको कैसे बताएंगे, मतलब ये जब इसको लेकर मूव करें कहाँ कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं? एक तो जहाँ इनका अकाउंट रनिंग है, जहाँ पर इनकी सैलरी आ रही है, अदरवाइज अगर इनके पास कोई सिक्योर्ड प्रोडक्ट उस फॉर्मेट में नहीं है मतलब ऑफर करने के लिए तो, और अगर इनको मजबूरी में पर्सनल लोन के लिए ही ऑप्ट करना पड़ता है तो इन दैट केस मतलब किस तरह से इसको एक्सप्लोर किया जाए इन ऑप्शंस को जो अवेलेबल रहेंगी? देखिए, ऐसा सौरभ जी, कोई भी लोन लेना हो, आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग बैंकिंग रिलेशनशिप है वहां आपको फेवरेबल टर्म्स मिल सकती है। जैसा मैंने बताया कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री है, मैं तो बोलता इवन सिक्योर्ड लोन लेना है तो भी आपके जो एग्जिस्टिंग बैंक है उनको अप्रोच करिए, क्योंकि आपके जो ट्रांजेक्शन है उनके पास में है। और पर्सनल लोन तो मैं जैसे बताया कि आपका जो बैंकर है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और मेरे को लग रहा है शायद इन्होंने इनकम टैक्स के रिटर्न नहीं भरे हैं, तो उनको ये जो जिससे भी अप्लाई करेंगे उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने जो उनकी बैंक अकाउंट है उसमें रेगुलर इनकम वगैरह आ रही है, या एम्प्लॉयर ने अगर उनको फॉर्म 16 वगैरह दिया है, अगर ये इनकम प्रूव नहीं कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से उनको पर्सनल लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा। जी, तो इस तरह के विकल्प रहेंगे जैसे बढ़ सकते हैं, स्पेशली इस जो आप गोल की बात कर रहे हैं, आपने जो कहा स्पेशली मैरिजेस के लिए अगर लोन हो उस तरह से नहीं, लेकिन दूसरे जो रूट्स हैं जिनके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं वो आपके समक्ष रखे गए हैं। अगला प्रश्न हम लेंगे आगरा से। ये प्रश्न अजय गोयल साहब की तरफ से है। इन्होंने बताया इनको लोन की रिक्वायरमेंट है अराउंड अबाउट 2 करोड़ की, और साथ ही ये बता रहे हैं ये एग्री जो है उसकी कल्टीवेशन के कारोबार में है। मिस्टर गोयल, आप हमें बताएं ये जो एग्रीकल्चर से जो आय होती है इसको आप किस तरह से दिखाएंगे, मतलब ये किस तरह से आप इसको रखना चाहेंगे? इसको लेकर क्या आप जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर्ली उस तरह से वर्क नहीं करता है, तो आप ये किस तरह से प्रूव करेंगे कि इतनी आय आपकी होती है? इनसे समहाउ अभी जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, हम कॉन्टैक्ट फिर स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बलवंत साहब, ये समहाउ हम देख रहे हैं जो इनकी इनकम है और उसके अगेंस्ट जैसे बता रहे हैं इनको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो एक पहलू, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी कुछ हद तक है भी, लेकिन फिर भी जहां तक क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं? मतलब उसको किस तरह से प्रूव किया जाएगा, कैसे वर्क करेगा पूरा प्रोसेस ये? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे बता रहे हैं कि उनकी एग्रीकल्चरल इनकम है और वो टैक्सेबल नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा, पर और दूसरे बहुत जरिए हैं जिससे वो अपनी जो इनकम है वो प्रूव कर सकते हैं। सबसे बड़ा जरिया तो जैसे वो मंडी में अगर माल बेचा और उसकी रिसिट वगैरह या जो लगान वगैरह भरते हैं, लैंड टैक्स भरते हैं, उसके बेसिस पे उनकी जो इनकम है वो प्रूव हो जाएगी। तो इनकम तो प्रूव करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और इनकम के बेसिस पे ही उनको लोन मिलेगा। और दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन आ सकती है कि उनको कौन से प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बेसिस पे उनको जो लोन मिलेगा। और जो एग्रीकल्चर लोन है वो अलग अलग कैटेगरी का, जैसे आपको खाद के लिए चाहिए, बीज के लिए चाहिए, या आपको वेयर हाउसिंग बनाने के लिए चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लगाने के लिए चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपको किसके लिए चाहिए और कॉस्ट के बेसिस पे। और जो ये लोन अगर जिस तरह से इनको ये सैंक्शन होता है, जो प्रोसेस आगे मूव करता है, वो एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उन्हीं में उनको यूज करना पड़ेगा, उसको उस लोन को कहीं और तो यूज नहीं किया सकता है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा लोन ले रहे हैं। अगर वो होम लोन ले रहे हैं तो वो घर लेने के लिए करेंगे। नहीं, जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया होम लोन नहीं, इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए ही कहा है और एग्री बिजनेस से ही है, होम लोन की बात नहीं इसमें, क्योंकि इन्होंने जिस क्षेत्र में उसी की ये बात कर रहे हैं, तो उस केस में मतलब वो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया सकता है या दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है?
नहीं, वो तो जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये जो फंड बोरो कर रहे हैं वो कहाँ यूज करेंगे। जो जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के एस्टिमेट वगैरह देने पड़ेंगे। कुछ मशीनरी प्रोसेसिंग की मशीनरी वगैरह अगर लगा रहे हैं तो आपके मशीनरी के परफॉर्म इनवॉइसेज वगैरह देने पड़ेंगे। और आपको रेगुलरली बैंक भी मॉनिटर करती है। तो जैसे अगर एग्रीकल्चर लोन ले रहे हैं तो आपको वो जो यूज है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही कर सकते हो और दूसरे पर्पज के लिए वो लोन यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इन्होंने, हम ब्रेक के लिए रुके, इन्होंने ये भी मेंशन किया कि सिबिल का इन्होंने जब रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कभी कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन जो भी इनका जिस भी तरह का रिलेशनशिप जो भी रहेगा, चाहे वो अच्छा रहे या उसमें कुछ खामियां हो, वो सभी उस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब आगे ये उसको लेकर भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि उन्होंने कभी लोन लिया नहीं है तो उनकी एडवर्स हिस्ट्री तो आएगी नहीं। तो जो बेसिक क्राइटेरिया बैंक के पास लोन देने के लिए वो इनकी इनकम है। अगर इनकी इनकम सफिशिएंट है और जैसे मैंने बताया कि 2-3 जरिया है, उससे ये अपनी इनकम प्रूव कर सकता है। अगर ये अपनी इनकम प्रूव कर सकते हैं और उनका प्रोजेक्ट वायबल है, जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बैंक को लगता है कि नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट में पैसा कमा सकते हैं, तो बैंक लोन देगी। प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है जैसे वेयर हाउसिंग लगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग है या जो फूड आइटम्स वगैरह उसका प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जी, तो ये समाव कुछ विकल्प भी रखे हैं जहां आप ट्राई कर सकते हैं और आगे मूव कर सकते हैं। इस तरह से ये तमाम आप वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग सभी के लिए ये अवेलेबल है। तो ये आपकी स्पेसिफिक इस क्षेत्र से जुड़ी क्वेरी रही, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन की, और कैसे मूव कर सकते हैं, ये बाकी डिटेल स्क्रीन पर है। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्दी लौट कर आएंगे। बातचीत आज लोन मार्केट पर हो रही है। वेलकम बैक। आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। बलवंत साहब, अगला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये दिल्ली से है, आशीष कालरा साहब की तरफ से है। आशीष कालरा साहब ने मेंशन किया है इनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड रहा और इन्होंने उसकी टाइमली जिस तरह से यूज करने के बाद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स भी की हैं। लेकिन समहाउ मिस्टर कालरा, हम देख रहे थे आपके प्रश्न में जो आपने मेंशन किया कि आपने टाइमली पे किया, उसका कंप्लीट प्रूफ्स भी आपके पास हैं, लेकिन आपके सेविंग बैंक अकाउंट से वो जिस तरह से रिफ्लेक्ट थोड़ा सा डेबिट हो गया है, लेकिन समहाउ अभी तक आपको बैंक की तरफ से सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिल पाया था। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है मिस्टर कालरा? लेटेस्ट एक्चुअली क्या हुआ, मैंने लास्ट मंथ जून में अपनी कंप्लीट पेमेंट जो जून की थी वो की थी मैंने विद वाया चेक जी, और वो चेक क्लियर भी हो गया था 3 दिन के अंदर। 11 जून को क्लियर हो गया था, डेबिट हो गया मेरे अकाउंट से जी। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्टेटमेंट मेरे पास आया 27 जून को। उसमें उन्होंने बोला कि आपका ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उस पर इंटरेस्ट और सब लेट फीस और सर्विस टैक्स और सब कुछ उन्होंने ऐड किया। आपने बैंक को ये कंप्लीट जो आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि जिस डेट को ये आपका अकाउंट डेबिट हुआ एंड फिर उसके बाद आपने मेंशन किया कि आपने वो चेक की पेमेंट की, वो स्कैन कॉपी भी आपके पास, आपने उसको भी जिस तरह से हासिल किया, आपने ये सब कुछ शेयर किया बैंक को? आपने बताया कि आपके एंड पे कोई इस तरह से डिले नहीं हुआ है? जी, कस्टमर सर्विस वालों ने मुझे बताया स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कि आपने गलत कार्ड नंबर लिख दिया चेक पे, इसीलिए वो सस्पेंस अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ है। बट मैंने अपने बैंक से चेक किया, जो चेक इशुइंग बैंक है, वो उन्होंने बोला आपने बिल्कुल ठीक क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा है। ओके। और मैंने वो चेक की कॉपी भी मंगवा ली। Right. और अभी वो कॉपी भी मेरे पास है जो मैं उनको भेज चुका हूँ, लेकिन अभी तक सेटल नहीं हुआ है। करेक्ट चेक कॉपी अभी तक सेटल नहीं हुआ कुछ भी। ये बड़ा बलवंत साहब काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि समहाउ इतना टाइम नहीं लगता है। इनके केस में जैसे बता रहे हैं इनके अकाउंट से डेबिट हुआ है, लेकिन समहाउ अभी तक वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन फुली रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनके पास अपने प्रूफ्स भी हैं, लेकिन ये अब इसको पहले बैंक में ही इसकी जिस तरह से जो नोडल ऑफिसर रहते हैं, क्या उनसे मतलब इसको शिकायत करें, रिटर्न में करें, एंड कितने दिन तक वेट करें? अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिलता है, नेक्स्ट लेवल पर मूव करें, उससे पहले कितना टाइम दिया जाए इस पूरे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी समय लग चुका है? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि आपके पास में रिटर्न एविडेंस वगैरह है कि आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है और आपने कस्टमर केयर सेंटर को बता ही दिया, वहाँ से आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो नोडल ऑफिसर है,
वो उसकी डिटेल उसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। वहाँ पे आप रिटर्न में कंप्लेन कर दीजिए। इसके साथ में ये जो आप बता रहे हैं कि आपका बैंक में डेबिट हो गया, चेक का कॉपी भी मंगवा लिया है, वो अटैच कर दीजिए और 30 दिन तक वेट करिए। 30 दिन तक अगर, मेरे को तो लगता है वो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। परंतु अगर रिजॉल्व नहीं होता है या उनका जो जवाब आता है उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आरबीआई की साइट पे जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है वहां आप कंप्लेन कर दीजिए। तो वो इनवेरिएबली बैंकिंग ऑम्बड्समैन अगर मैटर हाथ में ले लेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। परंतु जब मेरा आपसे सुझाव रहेगा कि जब तक आपकी ये समस्या सॉल्व नहीं होती आप इसके पीछे लगे रहिए, नहीं तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है और क्रेडिट स्कोर है उस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट आ जाएगा और जिससे आपका क्या भविष्य में भी बोरो करने की जो आपकी एबिलिटी है उसको नुकसान हो जाएगा। तो आप बलवंत साहब ब्रिंग इट टू लॉजिकल कंक्लूजन। जी, जैसे ये बता रहे हैं और जैसे इन्होंने टाइमली किया और सब प्रूफ्स हैं, तो इनके एंड पर तो ऐसा फॉल्ट नहीं है, लेकिन समहाउ मतलब इनको लेंडर को कन्विंस करना होगा और ये सब दिखाना होगा सो दैट मतलब आगे चलते हुए दूसरे लेंडर्स के साथ प्रॉब्लम ना फेस करें। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मतलब नहीं, क्या होता है कि अगर जैसे डिले हो गया या ये पेमेंट नहीं हुआ, डिफॉल्ट में आ गया और अगर ये बैंक सिबिल को रिपोर्ट करती है तो उनका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो एडवर्सली इंपैक्ट होता है। तो मेरा सुझाव है कि फिर ये जो गलती हो गई है उसको सुधरवा लीजिए आप पीछे पड़ के कैसे भी करके, जिससे आपको भविष्य में कभी भी कोई बैंकिंग सिस्टम से बोरो करना है तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। जी, ये डिटेल्स हैं इनफैक्ट बैंकिंग ऑम्बड्समैन की, रिजर्व बैंक की जो हम रन कर रहे हैं। वहां पर भी आप लेटर ऑन अगर आपको यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होता है तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको आप परस्यू करते रहें और इसको आप जल्द से जल्द इसको क्लियर करने की कोशिश करें। बाकी जो भी फीडबैक मिलता है हम आपके फीडबैक का इंतजार भी करेंगे, आपको जिस तरह से यहाँ से रिप्लाई मिलता है। आइए हम अगला प्रश्न एक शामिल करते हैं। अगला प्रश्न जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये जॉइंट लोन पर है। इनफैक्ट ये कार लोन सेंट्रिक है, इसको हम कुछ देर में लेंगे। अगला प्रश्न जो हम लेंगे ये जॉइंट लोन सेंट्रिक सवाल, और जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि वो इनफैक्ट जो जॉइंट लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर अमृतसर से हैं, इनकी एज 28 है और इनकी सिस्टर है जिनकी एज 25 है और इन्होंने मेंशन किया 5 लाख एनुअली ये अर्न कर रहे हैं और सिस्टर ऑन अबाउट 4 लाख। जॉइंट लोन, लेकिन पर्सनल जॉइंट लोन। बलवंत साहब, इसमें दो पहलू, एक तो जब ये बात कर रहे हैं पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन में जॉइंटली इस तरह से जनरली तो नहीं होता है, एंड सेकेंडली ये भी कह रहे हैं कि सिस्टर के साथ बढ़ना चाह रहे हैं जो अनमैरिड हैं। इसमें लेंडर्स कितने कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आगे जैसे सिस्टर की मैरिज हो तो जॉइंटली में ये रिलेशनशिप एंड पर्सनल लोन किस तरह से आप समझाएंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि पर्सनल लोन में जो जॉइंट बोरोअर का कंसेप्ट मैंने सुना नहीं है। तो इनको जैसे अगर एलिजिबिलिटी बढ़ानी है तो एलिजिबिलिटी तो वैसे दोनों की मिला के होगी, या अगर ये इंडिविजुअली भी अप्लाई करते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा ये भी अप्लाई कर लेगा और इनकी सिस्टर भी अप्लाई कर लेगा, और इनकी जो इनकम है उसके हिसाब से, मेरे पास जो डिटेल है 3.5 लाख का इनकी इनकम के हिसाब से और सिस्टर की इनकम के हिसाब से 2.5 पौने 3 लाख के, तो 6 साढ़े 6 के आसपास इनको पर्सनल लोन मिल जाएगा। और बताना चाहूंगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहती है, तो अगर सिक्योरिटी देने के लिए कुछ है तो उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन लेने, और अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर पर्सनल लोन लेना ही पड़ेगा। तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 से 22% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आपका जो जहाँ काम करते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह कैसी है उस पर। जी, तो ये जनरली इस तरह से ये जो जॉइंटली ये प्रोसेस वर्क करता है और इस तरह से आप इस पर गौर कर सकते हैं, ये जैसे आप बढ़ना चाह रहे हैं। अब हम आइए अगला प्रश्न शामिल करते हैं जो रोहतक से है। ये आखिरी प्रश्न होगा जो कार लोन सेंट्रिक है, और मिस्टर शर्मा ने जानना चाहा ये कार लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और स्पेसिफिकली इस तरह से इनको अराउंड अबाउट 5 लाख के कार लोन की रिक्वायरमेंट है, एक नया व्हीकल ये लेना चाह रहे हैं। लेकिन बलवंत साहब, इन्होंने अपने प्रश्न में ये मेंशन किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। इसको किस तरह से देखा जा सकता है, और समझो जब ये आगे बढ़े तो ये इस पहलू को कैसे देखा जाएगा कि आप को निरंतर आए तो उस प्रकार से हो रही है, लेकिन आगे कब तक होगी मालूम नहीं। तो इनफैक्ट इस पहलू को कैसे देखा जाएगा जब ये कार लोन के लिए आगे बढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का जहां तक बात है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे है या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी कंसिस्टेंसी है इनकम की, और अगर जैसे इनकी कोई क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो जैसे यहाँ नहीं है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है दूसरे कोई जॉब पे भी एब्जॉर्ब होने की बराबर रहेगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे है तो वो इतना ज़्यादा एडवर्सली इनको इम्पेक्ट नहीं करेगा कार लोन के लिए। जी, इनफैक्ट आइए हम ये जो अजय शर्मा साहब का सवाल है उसको स्क्रीन पर हम एक बार रन करते हैं, फिर इस प्रश्न की हम डिटेल्स आपके समक्ष रखेंगे। ये इनफैक्ट ये है इनका एग्जैक्ट क्वेरी जो आई थी, ये स्क्रीन पर आपके समक्ष इस समय।
और इस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे थे। बलवंत साहब, आप इनको और क्या बताना चाहेंगे जब ये आगे बढ़ें, मतलब क्या पहलू देखें इसमें जब कॉल लें? जो ऑफर्स जो हैं तमाम इस समय मार्केट में वो स्क्रीन पर हैं, जो प्री पेमेंट जनरली कहा जाता है, आप इसको काफ़ी गौर से देखें और क्या कुछ कंपेयर जब करें जो ऑफर्स हैं तो कैसे कॉल लें? देखिए, कार लोन पे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो टेन्योर डिसाइड करने का रहता है। प्रीपेमेंट पेनल्टी नॉर्मली क्या है, लोग लोन लेते टाइम तो लंबे टेन्योर का लोन ले लेते हैं, पर इन्वेरिएबली कार बदली 2 या 3 साल में कार बदली कर देते हैं, तो जो कार लोन आउटस्टैंडिंग होती है उस पर स्टीप प्रीपेमेंट पेनल्टी है, वो देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर जैसे अभी जो स्टेट बैंक का जो फ्लोटिंग रेट है जो 10.45 है कार लोन पे, और प्रीपेमेंट पेनल्टी भी नहीं है, तो अगर स्टेट बैंक में उनकी रिलेशनशिप है तो सबसे पहले स्टेट बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए। जी राइट, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये लास्ट क्वेरी होगी जिसको हमने इनफैक्ट लास्ट शो में टच किया था, लेकिन समाव बीच में एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से हम डिटेल में इसको आपको इस पर रिप्लाई नहीं दे पाए थे। हम आइए इसको आखिरी में एक बार फिर से इसको टच करेंगे। ये फरीद अहमद साहब की तरफ से है, ये कार लोन सेंट्रिक जो ऑफर इस समय मार्केट में है, और ये सवाल जो अहमद साहब ने जानना चाहा, ये खुद सरकारी स्कूल में टीचर हैं हरदोई में, और इनको प्लॉट के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है। इसमें बलवंत साहब, जिसको हमने लास्ट टाइम टच किया था, अगर आप इनको एक्सप्लेन कर सकें। ये जैसे बता रहे हैं, एक तो इनको प्लॉट लोन चाहिए जो थोड़ा नॉर्म स्ट्रिंजेंट है, साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इनको जितनी लोन चाहिए उतनी प्लॉट की कॉस्ट भी दिख रही है, तो वो भी इश्यूज हैं क्योंकि मार्जिन की भी अपनी इनकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी। आप इनको कैसे समझाएंगे, इनका स्ट्रक्चर देखते हुए कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं? इनका अभी प्रेजेंट जो सैलरी अकाउंट SBI में है। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि प्लॉट लोन सिर्फ प्योर प्लॉट लोन लेना है तो उसमें बहुत सारे एडवर्स फीचर्स है एज कम्पेयर टू होम लोन। जैसे टेन्योर कम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, जो मार्जिन आपको जो देना पड़ता है वो 30 से 40% के आसपास मार्जिन देना पड़ता है। तो जैसे अभी इनको 10 लाख का प्लॉट ले रहे हो, 10 लाख का लोन चाहिए तो वो नहीं मिलेगा उनको। 10 लाख का प्लॉट के सामने इनकी इनकम के बेसिस पे 6-7 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। परंतु अगर ये उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो कंपोजिट लोन ले ले, तो उनको एक तो लंबा 20 से 30 साल तक का टेन्योर भी मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है कंसेशनल रहती है होम लोन की वो मिल जाएगी इनको। जी, तो इस तरह से मार्जिन है वो 88 जो मार्जिन है, जैसे प्लॉट के लोन में उनको 30-40% का मार्जिन है, वो घट के 20% के आसपास हो जाएगा अगर ये कंपोजिट होम लोन लेते हैं। पर एक बात ध्यान रखने की है कि जब कंपोजिट लोन लेते हैं तो आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो रीजनेबल पीरियड में शुरू करना पड़ेगा, और वो नॉर्मली बैंक स्टिपुलेट भी करती है कि आपको ये इतने लोन देने के, प्लॉट खरीदने के इतने पीरियड के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ेगा। जी, तो बलवंत साहब, समय इतना ही था, तो कार्यक्रम को ही वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो बलवंत साहब, जिस तरह से आज हमने लोन मार्केट का जायजा लिया है, आपके जहन में लोन सेंट्रिक प्रश्न हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या SMS, जिस तरह से आप हिस्सा लेना चाहें। कैसे इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, उसे सेंट्रिक भी आप अपने हमें सुझाव भेज सकते हैं। कार्यक्रम में हम अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।